कहाँ तक चल रहा था भाई? हाँ दोस्तों नमस्कार। टाइम क्या हो गया? 8 मिनट लेट है भाई। कीर्ति स्तंभ, सीधा बैठ। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की बात कर रहे थे। कल अपना एक हो चुका था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की पूरी डिटेल में आपको दे चुका था। जो एग्जाम की दृष्टि से समस्त एग्जामों में जो आने वाले क्वेश्चन थे वो सारे कल इसके अंदर बता दिए। आज हमारा चल रहा है अलग से कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। आदिनाथ को समर्पित है। ये भी जैन धर्म को समर्पित बोलते हैं। यह हमारा टोटल कितना मंजिला है? कितना मंजिला? और इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट। कितनी फीट है? 75 फीट। 122 फीट ऊंचा है हमारा कौन सा? विजय स्तंभ। ठीक है ना? कहां पर स्थित है ये? चित्तौड़ के अंदर। कहां पर है? उतारते भी जाओ इसका। ठीक है ना? समर्पित किसको है ये? जैन धर्म को। इसका निर्माण कुंभा के समय हुआ था। 2 लोगों के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण। उतार लिया भाई। निर्माणकर्ता कौन था इसका? जीजा। अबे जीजा किसी का नहीं था, नाम था जीजा। व्यापारी वर्ग का आदमी। इसके बाद में लिखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अच्छा, निर्माणकर्ता कुंभा। लिख ले बेटा। इसके बाद में लिखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति को भी अंडरलाइन करोगे, उसके नीचे लिखना निर्माणकर्ता अत्रि और महेश। अत्रि और महेश के द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई। क्या बेटा? ये 2 ही हैं, कुंभलगढ़ और कीर्ति स्तंभ। ठीक है ना? सन लिखो बेटा 1460। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना करवाने वाले थे अत्रि और महेश, जिन्होंने 1460 ईस्वी के अंदर इस प्रशस्ति की क्या करी थी? रचना। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। एक और लिखो, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। एक लिखो बेटा कीर्ति प्रशस्ति। कौन सा लिखोगे? कीर्ति प्रशस्ति। इसका भी वही लिखना है, सन 1460। निर्माणकर्ता अत्रि और महेश। अत्रि और महेश 1460। 60 6 का 0 आ गया बेटा? लिख लिया ना? कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, क्योंकि हमारे वहां पर 60 नहीं बोलते, हमारा 60 बोलते हैं। 60 क्योंकि हमारा वो क्या हरियाणा का बॉर्डर लगता है, थोड़ी बहुत हवा आती है उधर से। ठीक है ना? बीच में तो मैं स्कूल को सकूल बोलने लग गया था, क्योंकि मेरे साथ हरियाणा का मास्टर रहता था मैथ का, जबरदस्त अल्टीमेट। वो बोलता ही बच्चों को यही था, सटूल
सकूल, सकूटर उनकी थोड़ी थोड़ी हवा लग गई थी हमारे। तो इसके बाद में लिखो बेटा, ये तो था देखो हमारा कौन सा, स्थापत्य कला का विकास। दुर्ग हो गए, महल हो गया, मंदिर हो गए, स्मारक हो गए, ठीक है। अब आता है कुंभा का साहित्य विकास। कौन सा विकास? तो हेडिंग में डाल लो साहित्य विकास। शायद कल मैंने एक एग्जाम वो प्रश्न भी पूछा था यूट्यूब जब चल रहा था उसके ऊपर कि निम्न में से कुंभा के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित नहीं है। उसमें क्वेश्चन लिखा गया था मेरे द्वारा वेद मंडन। देखे होंगे तुम, मैं देखते कहूंगा आपको, छोड़ो इन बातों को, क्या बात है। लिखो बेटा, कुंभा का साहित्य विकास। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा राजस्थान में स्थापत्य कला का विकास, सबसे ज्यादा साहित्य कला का विकास कुंभा के शासनकाल में हुआ था। इसलिए कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लिखो नीचे की लाइन से, साहित्य विकास में कुंभा के समय को साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है बेटा। कुंभा के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नीचे की लाइन से लिखना कि कुंभा शासक होने के साथ साथ, कुंभा शासक होने के साथ साथ, क्या होने के साथ साथ बेटा? शासक होने के साथ साथ एक अच्छे विद्वान और साहित्यकार भी थे। एक अच्छे विद्वान और साहित्यकार भी थे। एक लाइन और लिखना कि कुंभा को संगीत में रुचि थी। गाना सुनता था ये, सैड सॉन्ग। कुंभा को संगीत में रुचि थी। आता है काफी बार, कुंभा कौन से गीतों का विशेषज्ञ था या कुंभा कौन से गीतों को सुनता था? मरमर। कौन सा? मरमर, जिसको बोलते हैं ना सैड सॉन्ग, तेरा गम नहीं होता तो मैं शराब ना पीता, वो वाले गाने चलते थे इसके। अब ये गम किस बात का था वो मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया। लिख लिया बेटा? तो लिख लिया, कुंभा स्वयं क्या थे? संगीत के अच्छे ज्ञाता, मतलब संगीत का शौकीन था ये बंदा, ठीक है। अब इसके बाद में लिखो कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ लिख लो बेटा। कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। संगीत राज। कौन सा? संगीत राज। संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध। रसिक प्रिया। रसिक रसिक। सुधा प्रबंध। सुधा प्रबंध। रसिक प्रिया। कामराज इतिसार। कामराज इतिसार। हाँ कामराज, कामराज इतिसार। इसके बाद में लिखो सुधा प्रबंध। लिखा दिया क्या? तो लिख लो संगीत सुधा। कौन सा? संगीत सुधा। लिख लिया? इसके बाद में लिखो वाद्य प्रबंधन। भगवान की सौगंध, छोरे जब चेहरे देखते ना पता चलता है लिखा नहीं जाएगा, पूछ भी नहीं सकते। वाद्य प्रबंधन। इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसका नाम। कौन सा लिखोगे? वाद्य प्रबंधन। चंडी शतक। चंडी 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 शतक। चंडी शतक लिख लिया? संगीत रत्नाकर टीका। बेटा लिख लो, ग्रंथी ऐसे ऐसे लिखे हैं, घबराओ मत, सिंपल ही आएंगे। संगीत रत्नाकर टीका। संगीत क्रम दीपिका।
संगीत क्रम दीपिका। अब मैं दीपिका, ये तो कितनी जल्दी सुना है। संगीत क्रम दीपिका। हरिवार्तिका, कौन सा ग्रंथ? हरिवार्तिका। ठीक है भाई, ये सारे ग्रंथ किसके थे? कुंभा के। अब संगीत राज लिखा है आपको मैंने एक ग्रंथ, संगीत राज के आगे तीर का निशान लगा के लिखो संगीत से संबंधित ग्रंथ। संगीत राज नाम का ग्रंथ है, इसके आगे तीर का निशान लगा के लिखना संगीत से संबंधित ग्रंथ। संगीत से संबंधित ग्रंथ, इसी को अंडरलाइन करके लिखो कि कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ। संगीत राज में लिखना है कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ। जगह नहीं है मैडम, मैं क्या कर रहा हूं, संगीत राज है, आगे तो ये ग्रंथ ऊपर नीचे तो लिखे होंगे, तो इसमें लिख लो सबसे बड़ा ग्रंथ, उसके नीचे फिर उसके नीचे, ऐसे जोड़ देना पर कहीं अलग अलग सोच लो कहीं उसको। लिख लिया बेटा, सबसे बड़ा ग्रंथ 5 भागों में लिखा गया। कितने भागों में? 5 भागों में लिखा गया। उतार करो उतार करो, कितने भागों में लिखा गया भाई? 5 भागों में लिखा गया। अब लिखो कुंभा के साहित्यकार एवं विद्वान। भगवान सौगन इतना मैटर तो अगर मैं आरएस की एग्जाम में लिख देता हूँ, कोई छोड़ो, एसडीएम तो पक्को होगा। कुंभा के साहित्यकार एवं विद्वान, कि भाई कुंभा के साहित्यकार कौन कौन थे और विद्वान कौन कौन थे। कुंभा के साहित्यकार एवं, पहले नंबर पे लिखना है मंडन। अरे क्या लिखोगे? मुंडन नहीं, मंडन। बेटा ये आपके क्या है, वो रीति रिवाज में भी आता है ना एक शब्द, कौन सा आता है ये? क्या होता है ये? पहली बार बच्चे के बाल क्यों कटवाए जाते हैं? मैं लटूरी, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों के बाल कटवाने से संबंध क्या है। अबे नए बाल नहीं आते, ऐसा कहते हैं कि जितनी बार बच्चे के बाल कटवाओगे उतनी उसकी उम्र बढ़ती है। मैं कह रहा हूं जिनकी खोपड़ी और बाल ही कौन में तो अमर हो गए होंगे फिर तो, ऐसा बताते हैं। और जिनके बाल, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये बताते हैं बेटा, इसका बोलते हैं जडूला। और ये वाला मुंडन है लिख करके क्या लिखना है? मंडन। क्या लिखोगे बेटा? मंडन में आगे लिखना है खेता ब्राह्मण का पुत्र। मंडन में लिखना है सर ये सीरीज वाइज याद करना है क्या? नहीं बेटा, प्रेरणा सीरीज वाइज नहीं, बस याद हो जाए वही काफी है। किसका पुत्र था ये? खेता ब्राह्मण का पुत्र। लिख लिया। एक लाइन और लिखो बेटा, गुजरात का निवासी। कौन सी रात का? गुजरात का निवासी। अरे किसका निवासी था? गुजरात का निवासी। लिख लिया। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार। अरे कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था भाई? वास्तुकार। लिख लिया। एक लाइन और लिखो, प्रमुख साहित्यकार। प्रमुख साहित्यकार। क्या क्या कर रहे बेटा? मंडन नहीं लिखा रहा हूं अभी, कुंभा का प्रमुख साहित्यकार था ये। लिख लिया। और एक लाइन और लिखो, कुंभा का वास्तुकार। समस्त वो ग्रंथ जिनके नाम के पीछे लगता है मंडन, रूपावतार, मूर्ति प्रकरण मंडन है कि नहीं, सारे ग्रंथ जिनके नाम के पीछे लगता है मंडन, वो सारे के सारे ग्रंथ कौन के हैं? मंडन साहब के। ठीक है भाई। इसके बाद में लिखो गोविंद। क्या लिखोगे भाई? गोविंद। लिख लिया बेटा। तीर का निशान लगा के लिख लो, मंडन का पुत्र। किसका पुत्र था? मंडन का पुत्र। लिख लिया। ग्रंथ कौन कौन से थे इसके? ग्रंथ लिखो।
द्वार दीपिका, कौन सा भाई? द्वार दीपिका। उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी। कलानिधि, तीसरा ग्रंथ लिखो कलानिधि। कला, कला, कौन सा? कलानिधि। इसके बाद में लिखो तीसरे नंबर पे नाथा, 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 नाथा ग्रंथ नहीं है, नाथा आदमी है तीसरा। अबे नाथा मत लिख लेना, नाथा। आगे लिखो मंडन का भाई। नाथा कौन था भाई? मंडन का भाई। NATH लिख लो ना, लिख लिया बेटा? नाथा का, नाथा कौन था? मंडन का। कौन सा ग्रंथ लिखा? तो ग्रंथ लिखो वास्तु मंजरी। कौन सा लिखोगे? वास्तु मंजरी। अबे मंजरी, मांजरी मत लिख लेना। लिख लिया भाई? कान्हा व्यास, कौन सा व्यास? कान्हा व्यास। मतलब यह संगीत गुरु था इसका। फिर सारंग व्यास क्या था? इसका चित्रकला गुरु कौन था? ड्राइंग टीचर। ये बेटा क्या है? जीके है साहब। ये क्या है? जीके है साहब। अगर गलती से रोक लगाओगे ना, सफलता जरूर मिलेगी। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है मेरे दोस्त, जीके वाला। अगर याद आ गया तो 1 सेकंड में, नहीं तो 2 घंटे भी खराब कर जाए तो भी याद को ना। याद तक आ जाओ। काफी शब्द होते हैं ना, काव्यों का नाम सोचते थे यार, आपको नाम को नाम याद। और जब हमारे साथ जब कोई नाम को लिंक ही नहीं रहता ना, जब एक बार में याद आ जाओ को नाम याद। इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज की हमको ज्यादा जरूरत होती है ना, वो कभी हमें मिलती नहीं है। और जिस चीज को हम कभी चाहते नहीं है ना, उसके भंडार होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा सोचो मत इसके बारे में। ये सब्जेक्ट है साहब, हिस्ट्री। ठीक है ना? अब ये छोरियां तो क्या आज से बंद भी कर देंगी कि सब सोचना ही नहीं है। ये बेचारी वैसे ही दुखी है। ये 8-8 साल से तो ये कह रही है सब 8 साल बाद में तो सीए छोड़ के तो अब आए हैं पढ़ने के लिए। हमको क्या लेना देना? महाराणा प्रताप कौन था? सारंग व्यास कौन था? आसानंदपूर्ण कौन था? गलत है कि भाई हीराचंद कौन था? हमको क्या लेना देना? हमको तो हमारा पता है कि हम कौन है। देख लो गुड़िया कह रही है नहीं कि बस। कान्हा व्यास में लिखो बेटा कुंभा का वैतानिक कवि। कुंभा का वैतानिक कवि। वैतानिक का मतलब रुपया ले हो तो महीना का, सैलरी पे था ये। कुंभा का वैतानिक कवि लिख लिया भाई? इसके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम क्या था? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य में कितने भाग हैं मेरे भाई? कितने भाग हैं इसमें? 2 भाग। इसका प्रथम भाग किसने लिखा था? कुंभा ने। ठीक है ना? तो इसमें एकलिंग महात्म्य में नीचे के लाइन से लिखो कि इसके प्रथम भाग की रचना कुंभा के द्वारा की गई। इसके प्रथम भाग की रचना कुंभा के द्वारा की गई। ले बेटा? इसके बाद में लिखो सारंग व्यास। क्या? हाँ, सारंग व्यास आदमी है बेटा, अगला आदमी लिखा रहा हूं मैं। कौन सा व्यास? सारंग व्यास। जो बच्चे क्लास में न्यू आए हैं वो सुन लें, 5 मिनट दिल थाम के बैठ जाएं, अगला टॉपिक शुरू होगा इसके बाद में। सारंग व्यास, तीर का निशान लगा के लिखना, कुंभा का संगीत गुरु। कुंभा का क्या था? संगीत गुरु। और कुंभा का चित्रकला गुरु। क्या? वो बताऊंगा मैं, बताऊंगा, रुक जा भी, लिख ले। ये तो कुंभा का क्या था?
संगीत गुरु और चित्रकला गुरु, ठीक है ना। एक लिखो बेटा हीरानंद, कुंभा का गुरु, कुंभा इसको अपना गुरु मानते थे, हीरानंद को राजनीतिक गुरु। क्या बेटा? राजनीतिक गुरु, जिसको अपना प्रॉपर गुरु मानते थे ना, वो ये था, सारी चीजों का मिश्रण। इसके बाद में लिखो आचार्य सोमदेव। कौन सा लिखोगे? आचार्य सोमदेव। लिख लिया। कुंभा ने इसे कविराज की उपाधि दी। इसके बाद में लिखो भुवन कीर्ति। कौन सा लिखोगे? भुवन कीर्ति। लिख लिया। कुंभा के दरबार का जैन आचार्य, कुंभा के दरबार का जैन आचार्य। लिख लिया भाई। आसानंद। कौन सा नंद? जैन आचार्य था वो। आसानंद में लिखना है पुराणवाचक, कुंभा का पुराणवाचक था ये आसानंद। आसानंद में लिखना है कुंभा का पुराणवाचक। कुंभा का क्या था? पुराणवाचक। कुंभा के दरबार में पुराणों के पाठ पढ़ा करता था ये। और लास्ट में फाइनल लाइन में ओ लिखना जय शेखर सूरी। जय शेखर सूरी। जय शेखर कुंभा के समय का जैन आचार्य, कुंभा के समकालीन था ये, कुंभा के समय का जैन आचार्य। वो तो एक ही लिख ले, समकालीन ही होता है वो। कुंभा के समय का जैन आचार्य। ये सारे के सारे कौन थे? महाराणा कुंभा साहब। कितने पन्ने भर गए भाई कुंभा में? 3 ही भरे। अरे 3 ही थोड़ी भरे होंगे। अब फेंक रहे हो तुम। इसके बाद में आता है महाराणा उदा। कौन आता है भाई? महाराणा उदा। देख लो भाई आराम से एक बार। महाराणा उदा का शासनकाल कब से कब तक था भाई? 1468 से ज्यादा बड़ा कोई रोल नहीं है इसका। बहुत बढ़िया आदमी था। इसको बोलते हैं मेवाड़ का पहला पितृहंता। क्या बोलते हैं भाई? अरे मेवाड़ का पहला पितृहंता। मेवाड़ का क्या कहा जाता है इसको? पहला, क्योंकि इसने किसकी हत्या करी थी? अब आपको बता देते हैं कि भाई साहब इसके जो पिता थे उसका नाम क्या था, और कुंभा के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? एक का नाम था, अरे क्या नाम था? रायमल उस समय शासक था। कहां का? इडर। कहां का? इडर का शासक था ये। इडर का है डूंगरपुर और गुजरात के बीच की जो भूमि है ना, उसको बोलते हैं। गरजमाई बन के रह रहा था वहां पर, इडर के राजवंशों के अंदर। शादी हुई थी वहीं पर इस बंदे की। अब तुम सोच रहे हो सब सिंगार देवी को तो ब्याह हुआ था, इनके एक एक नहीं थी। ये वाला सिस्टम था। तो ये वहां पर रहता था। प्रॉब्लम ये थी, इसको एक शक था सबसे बड़ा उदा को, कि यार कुंभा मरेगा तो बड़ा बेटा ये था रायमल बैठेगा राजगद्दी पर। और जबकि राजा बनना था किसको? उदा चाहता था कि यार एक जी का रायमल वहां का संभाल लेगा, इडर का मैं यहाँ का संभाल लूंगा। अब इसने काफी बार समझाया भी, बताया कुंभा को, पापा घोषणा कर दे। पौराणिक रीति रिवाजों के अनुसार बेटा बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठता है। देख समझा दे। कौन समझाओ? कौन समझाता भाई? कोई बात कौन? उदा ने तलवार निकाली और कुंभा की क्या कर दी? जैसे ही उदा ने कुंभा की हत्या करी, कुंभा की हत्या की सूचना इडर में रायमल को यहाँ के मेवाड़ के सामंतों ने दे दी। तेरा पापा को मार दियो।
उनने, तेरा भाई ने। यहां से ये बंदा अपनी सेना लेकर चला, उदा भी अपनी सेना लेकर तैयार तो था, उसको पता था भाई आओ को लड़वा के लिए। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जावर में। कहां पर हुआ? जावर में। भाई साहब उदा हो जाता है रायमल से क्या? पराजित। और पराजित होकर के उदा सीधा भग जाता है यहां से, कहां? गुजरात। कहां पर? और गुजरात में इसके समकालीन एक शासक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन से जाकर ये हाथ मिलाता और कहता है कि साहब मेरे को राजा बनना है मेवाड़ का, आप मेरी सहायता करो। कुतुबुद्दीन ने कह दिया कि मैं क्यों करूं भाई, तुम्हारे आपसे घरेलू मामलों में मैं क्यों पढ़ूं। तो इसने कह दिया उदा ने कि मैं मेरी बेटी की शादी तेरे से करवाता हूं, अगर कल के दिन तू मुझे मेवाड़ का राजा बनाने में योगदान देता है तो मैं मेरी बेटी की शादी तेरे से करवाता हूं। कुतुबुद्दीन तैयार। नहीं मैं तो मजाक कर रहा था तेरे से, साथ तो मुझे देना ही, मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं हमेशा लोगों का साथ देता हूं। कहते हैं कि बेटा नीयत खराब थी इनकी। कुतुबुद्दीन और उदा दोनों के दोनों जब युद्ध करने के लिए आ रहे थे वापिस रायमल से, तो 1573 में आकाशीय बिजली गिरने के कारण उदा की क्या हो गई? न तो ब्याह भी हुआ कुतुबुद्दीन को और न उदय राजो बने। ठीक है भाई, याद एक ही चीज रखनी है, मेवाड़ का पहला पितरंता शासक उदा। रायमल और उदा के मध्य में कहां पर युद्ध हुआ? जावर। 1573 में आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी क्या हो गई? 3 लाइन लिखोगे बस, और कोई काम का नहीं। लिखो महाराणा उदा, मेवाड़ का पहला पितृहंता शासक। मेरे से पूछ ले मेरे भाई, पूछ ले, पूछ ले, क्या पूछ रहा है? ओके। मेवाड़ का पहला पितृहंता शासक, कुंभा का पुत्र। किसका पुत्र? कुंभा का पुत्र। किसका पुत्र था भाई? कुंभा का पुत्र। लिखो 1573 में आकाशीय बिजली गिरने के कारण में आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में राजगद्दी पर बैठने वाला राजा था कौन? महाराणा रायमल। कुछ नहीं लिखना, जो काम की चीज है ना वो हो गई क्लियर। जावर का युद्ध कोई नाम नहीं दिया होता, जावर का युद्ध हुआ, जावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। और एग्जामिनर कभी ये नहीं पूछता कहां पर युद्ध हुआ, क्वेश्चन ये पूछता इन दोनों के मध्य में लड़े गए युद्ध का नाम क्या है। ठीक है भाई, इसलिए ध्यान रखना ये चीज को इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है, जो समझा दिया तो लिखा भी देता है एक लाइन। कॉपी तुम भर रहे हो, टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, पेन की शायद तुम्हारी खर्च हो रही है, माइंड लोड तुम ले रहे हो, मेरे को तो बोलना ही तो है। काम काम की चीज पकड़ो। महाराणा रायमल कौन था रे भाई? और महाराणा रायमल का शासनकाल आता है 1473 से 1509। ठीक है ना भाई? अब देख लो एक बार, उतार बाद में लेना यार, छोड़ो, देखो इधर को देखो तुम। महाराणा रायमल के बारे में 2 चीज याद रखनी है आपको। इसके ओनली जो पत्नियां थी ना वो थी 11। कितनी पत्नियां थी इसके? और पुत्र थे वो थे सिर्फ 13। पुत्र कितने थे? और पुत्रियां जो थी ना वो थी 2। ये इसका परिवार था छोटा सा। इसमें क्या बात है भाई? ठीक है भैया, उतारना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये चीज उतारने की नहीं होती। इसके ओनली 11 पत्नियां, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। याद रखना, जो काम की चीजें हैं वो बता देता हूं। इसकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका नाम था श्रृंगार देवी। कौन सी देवी? अरे कौन सी देवी? श्रृंगार देवी की अगर बात करी जाए तो मारवाड़ की राजकुमारी। कहां की राजकुमारी? अरे बोलो ना, कहां की राजकुमारी? मारवाड़ की राजकुमारी। किसकी पुत्री थी ये? राव जोधा। ठीक है ना बेटा? इसके द्वारा सबसे पहले किसका? गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी बावड़ी का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। बस
गोसुंडी बावड़ी जैसे ही बनाई गई थी तो यह ध्यान रखना, मेवाड़ में सबसे पहले अकाल रातकारियों के लिए जिस चीज को काम में लिया गया था वो थी गोसुंडी बावड़ी। ये अकाल रात के लिए बनी थी। और ये बावड़ी है जो अपन बताते नहीं, ज्यादातर इतिहास में आता है, आवानेरी की चांद बावड़ी है कि नहीं, सिकंदरा की बावड़ी, दौसा की बावड़ी, इधर को भाई साहब बावड़ियों का शहर हमारा बूंदी है कि नहीं। ये बावड़ियां कहते थे कि भाई साहब जिंद एक रात में बना गया। सारा दिमाग खराब है, जिंदन का यही काम बचेगी दुनिया में, सारी रात दुनिया सोकर वे बावड़ी बनाता डोली ऐसा कोई काम नहीं था। पहले वो क्या था कि बीच में क्या था, चोटी कटने लग गई थी, चोटी तो कहने लग गए नहीं कि भाई साहब चोटी काट वाला आवा लग गया। पहले ऑलरेडी चाकी खुट जाती थी रात को, तो लोग कहते थे भाई साहब चाकी खोट गए, जिंद हमारी। तो अरे मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं है, जिंदों के पास यही काम नहीं है, दूसरों के घरों में झांकना। जिंद को क्या मानते हो आप? जिंद भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तुम लोग जितनी बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसका संभोग नहीं करते होंगे, बड़ी बड़े बिजनेसमैन जिस चीज का उपयोग नहीं करते होंगे, वो अकेले जिंद करते हैं। आज भी मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं जिंद। जिंद एक ऐसी कौम होती है जो 24 घंटे में से 23 घंटे आम इंसान के रूप में रहती है, 1 घंटा वो अपनी मूल प्रवृत्ति में जाता है। ये ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है तुम में से बैठा हुआ। मतलब देख कैसे एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, मेरे भाई ये तो स्टूडेंट ही हैं। देख लो बच्चे कह रहे हैं सच में सर, हकीकत है ये बात, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, भगवान शिव का अवतार होते हैं। जिंद कभी इंसान को नहीं मारता, ये बात ध्यान रखना। जब मैं राजस्थान की कला संस्कृति या तो सर पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें से एक आएगी राजस्थान की कुरीतियां एवं रीति रिवाज, ठीक है ना। कुरीतियों में 2 चीज ध्यान रखना, उसमें 4 चीजों का उल्लेख होगा। एक तो होगा चुड़ैल, दुनिया की सबसे खतरनाक प्रेत आत्मा होती है चुड़ैल। नहीं, चुड़ैल स्त्रियां बनती हैं, मैं नहीं बता रहा मेरे भाई, सबसे खतरनाक आत्मा होती है ये। कभी किसी कंडीशन में दुनिया का कितना भी तगड़ा अगर कोई उपचार करने वाला होगा, चुड़ैल का कभी इलाज नहीं कर पाएगा। क्योंकि चुड़ैल कब बनती है? जब स्त्री अपने बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के दौरान गंदगी में मरती है, वो स्त्री चुड़ैल बनती है। चुड़ैल जब बनती है तो उसकी आत्मा होती है वो परमात्मा से लिंक होती है। मजाक नहीं है, जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं होगा, ब्रह्मांड की कोई ताकत आ जाए, उस बच्चे से उसकी मां को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये 1000% सत्य है। और जो अगर गलती से मरा है ना, तो उनको सबन को नंबर भी ले 5 साल में, बक्सा कौन कोई को। ये देखा हुआ प्रमाण है मेरी आंखों का, इसलिए बता रहा हूं। डर रहे हो क्या? डरना नहीं है। ये कह रहे हैं सर आपने देखी है क्या कभी? मैंने कौन देखी मेरा भाई, ठीक है ना। तो ये बावड़ियां क्या करते थे, सुन ले, बावड़ियां क्या होती थी? बावड़ियां तहखाने में बनाई जाती थी। ये बावड़ियों का निर्माण राजा महाराजा इसलिए करवाते थे ताकि वहां पर गुप्त रूप से संगोष्ठी का आयोजन कर सके। संगोष्ठी होती है एक बैठक, मीटिंग, जहां पर राजा को लग रहा है कि भाई बाहर कोई भी आक्रमण कर सकता है, कहीं से भी बात लीक हो सकती है, तो राजा अपने विश्वसनीय लोगों के द्वारा इन बावड़ियों के अंदर, कभी भी कोई बावड़ी होती है ना, वो ये नहीं कि सीधो खड्डो जाए, बावड़ियों के अंदर कमरे भी मिलेंगे, बावड़ियों के अंदर सुरंग भी मिलेगी, बावड़ियों के अंदर दूसरी जगह जाने का स्थान भी मिलेगा, बावड़ियों के अंदर तहखाना भी मिलेगा और नाचने गाने का स्थान भी मिलेगा। कभी चांद बावड़ी मत चले जाना, नहीं वापिस नहीं आ पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये वाला सिस्टम होता है। तो राजा महाराजा अपनी गुप्त मीटिंग का आयोजन करने के लिए इन बावड़ियों का क्या करवाते थे? निर्माण। उनमें से एक थी कौन सी? गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी की कौन है? गोसुंडी बावड़ी मेरे भाई। ये हो गया काम। अब सुन लो एक बात, कहते हैं कि भाई साहब महाराणा रायमल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम कृषि को प्रोत्साहन दिया था। कृषि को प्रोत्साहन मतलब कृषि को बढ़ावा दिया था। सबसे पहले कृषि को बढ़ावा देने वाला जो मेवाड़ का राजा था वो कौन था? रायमल। रायमल ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए मेवाड़ में 3 तालाबों का निर्माण करवाया था, राम, शंकर और समिया संकट। समिया संकट 3 चीज याद रखोगे। कुंभा का पुत्र, कुंभा का कितनी पत्नियां, पुत्र कितने, पुत्री कितनी, सबसे प्रिय पत्नी कहां की थी, किसकी बेटी, कौन सी बावड़ी का निर्माण? मेवाड़ में सबसे पहले कृषि को प्रोत्साहन देने वाला राजा कौन था? इसने कितने तालाबों का निर्माण करवाया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कहते हैं कि बेटा रायमल को इसके जीवन के अंतिम समय में श्वास की बीमारी हो गई थी। श्वास जानते हो? दमा, जब आदमी खूड़ करता है रात को। जिन आदमियों को सोते समय भी अगर बचपन में जिस बंदे को अगर खर्राटे लेने की आदत पड़ गई हो, सोच लेना 100% बुढ़ापे में वो दमा का शिकार होगा। ये 1000% सत्य है।
या तो अभी से दवाई खाओ शुरू कर दो। काफी लोग गलती से अगर सो जाते हैं ना तो हुआ तो खुद तो खर्राटा ले ले सोओगे, और पड़ोसी अगर गलती से जाग गए हो पूरी रात कौन सो सके। सड़क करते ऐसे से लोग ऐसे ऐसे करते हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए डर लगता है। सुन ले अभी काम की बात। अब इसको क्या थी, श्वास की बीमारी थी। अब इसके बेटे हुए थे इंपॉर्टेंट वाले 4, किताबों में 3 बताते हैं, ठीक है ना। इसके बेटे वैसे बताते हैं इसके कितने 4, लेकिन तीनों के ही बीच में संघर्ष था सबसे बड़ा। कहते हैं इसका बड़ा ही बड़ा बेटा हुआ था कुंवर पृथ्वीराज। इधर को समझ में नहीं आएगा आपको पूरा। बड़ा ही बड़ा बेटा कौन था इसका, अरे कौन था, कुंवर पृथ्वीराज। दूसरे नंबर का बेटा था जगमाल, कौन सा माल, ठीक है ना। तीसरे नंबर का बेटा था संग्राम सिंह, कौन था भैया, अरे कौन था, अरे बोलो ना। ये 3 बेटे थे इसके। चौथे को रहने दे, 20वीं को देखे, हो गए तीनों। कहते हैं मेरे दोस्तों कि इनका एक चाचा भी था जिसका नाम था सारंगदेव। क्या नाम था, सारंग। इनके समकालीन अजमेर का जो सबसे बड़ा डाकू था, जो आगे चलकर ज्योतिषी बना था, उसका नाम था करमचंद पंवार। क्या नाम था, प्रारंभ में डाकू था ये। अबे सुन ले सांगा तो सारण की शरण दुआऊंगा भी, रुक जा। ये था करमचंद पंवार, बेटा हो कुंवर पृथ्वीराज जैसा। कुंवर पृथ्वीराज अपने सभी भाइयों से कह रहे हैं कि देखो सीधी सी बात है, पापा का सांस की बीमारी। मान लो कल के दिन अगर पिताजी, ऊपर से सर्दी आ रही है, सर्दियों के दिन है, अगर मान लो कल के दिन पिताजी अगर सपनों में अगर सुनहरे सुनहरे सपने देख रहे हैं, और सपने देखते समय जोरदार वाली श्वास उसने अंदर खींची और अगर वापस बाहर नहीं आई, तो पापा जी बीच में रह जाएंगे। और पापा बीच में रह गए तो अपन लोग आपस में झगड़ेंगे। इसलिए अपन ऐसे करते हैं, तीनों भाई चलते हैं, और कोई जो बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा उससे जाकर के हम मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई किसके भाग में राजयोग है। जिसके भाग में राजयोग होगा उसी का ही हम क्या करवा देंगे, राज्याभिषेक करवा देंगे। भाई बंदे ने सोचा तो सही था, अरे सही सोचा था। कुंवर पृथ्वीराज, जगमाल और संग्राम सिंह, तीनों के तीनों सबसे पहले उठे और सबसे पहले भाई साहब ये एक पुजारी के पास पहुंच गए। पुजारी ने भाई साहब तीनों की हस्तरेखा देखी और संग्राम सिंह के बारे में बता दिया कि भैया मेवाड़ का अगला राजा बनने का राजयोग है, वो किसके हाथों में है। तीनों भाई भिड़ मरे वहीं पर। तूने ढंग से कौन देखे मारो हाथ, अगर ढंग से देखते ना तो इसी कोई बात ही कौन होती। उस समय सारंगदेव बीच में आ गया। सारंगदेव ने कहा कि यार एक पंडित की बात में विश्वास कर, तुम लड़ रहे जी, भाई भाइयों में दुश्मनी कर रहे हो। तुम नहीं जानते, मैं एक सारंग जाति की महिला को जानता हूं, अगर वाने खेदी ने ग्रह की आंख है, वो जो बताएगी वो क्लियर होगा। वाने कहती ठीक है चाल। ये उठ के चल दिए कहां पर, चारण जाति की महिला के पास। चारण जाति की महिला के पास ये पहुंचे तो वही सिस्टम। सबसे पहले नंबर आता है कुंवर पृथ्वीराज साहब का। कुंवर पृथ्वीराज को अगर बात करी जाए तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार। इस बंदे का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था, अरे कहां पर है, ये था बेटा किसका, रायमल का बड़ा पुत्र। रायमल का क्या था ये, अरे क्या था, और इसकी 12 खंभों की छतरी, कितने खंभों की, 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इसकी जो पत्नी थी ना उसका नाम था ताराबाई। कुंभल दे देख इधर को, क्या नाम था, अब सुन लो साहब। चल दिया तीनों के तीनों, पंडित जी के पास पहुंच गए। कुंवर पृथ्वीराज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। चारण जाति की थी, भाट बोलते ना, भाट। चारण जाति की महिलाओं में क्या होती है, इनको अस्थियोग का बहुत तगड़ा निपुण मानते हैं इनको। हाथ जोड़ खड़े हो, ढंग से देखना मेरी हस्त रेखाओं को, मस्तिष्क की रेखाओं को, मेरे भाग में राजयोग पक्का होगा। चारण जाति की महिलाओं ने जैसे कुंवर पृथ्वीराज की हस्त रेखाओं को देखा, मस्तिष्क की लकीरों को देखा, और देखने के बाद में कह दिया कि पृथ्वीराज दिल थाम के बैठ जा, दिल थाम के बैठ जा, क्योंकि बेटा तेरे भाग में राजयोग। इतना कहते जगमाल करे नहीं कि हमने तो पहले ही कहती कि बड़ा बड़ा वही कर्म खोटला जी, इनके भाग में कुछ नहीं होता। मैंने इससे कहा था कि तू मत जा, तेरे भाग में कुछ नहीं है, जो है वो हम 2 के भाग में है। और भाई साहब जगमाल को नंबर है नहीं, महारानी मेरा ढंग से देखना, मेरे भाग में राजयोग पक्का होगा। चारण जाति की महिला ने जगमाल की जब हस्त रेखाओं को देखा, मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, तो देखने कहते हैं कि बेटा यार तो फिर भी लाग रहे थे 1-2 दिन को बने को, तेरे भाग में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहते हैं संग्राम सिंह समझ गए कि अगर ये 2 के भाग में नहीं है तो किसके भाग में है। और अगर गलती से चारण जाति की महिला ने यहां भी बता दिया कि संग्राम सिंह राजा बनेगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों भूखे शेर की तरह टूटेंगे, यहीं काट पीट के राजा बना जाएंगे।
सीधी सी बात है। संग्राम सिंह को नंबर आया, संग्राम सिंह हाथ जोड़ खड़े हो गए, नहीं मारा नहीं, मेरा भाग में राजी को। अब वह कहीं समझे भाई साहब, इधर को जैसे ही संग्राम सिंह का नंबर आया, उस बंदी ने जब इसकी हस्त लकीरों को देखा, मस्तिष्क की लकीरों को देखा, देखने के बाद अपनी उत्सुकता को ये भूल गई कि मेरे को कहना क्या है, और इसने कह दिया कि अगर मेवाड़ की सीमाओं का सबसे ज्यादा विकास करवाने वाला, मेवाड़ का सबसे ताकतवर राजा अगर कोई बनेगा तो वो बनेगा कौन? संग्राम सिंह। इतना कह के हटा नहीं था कि कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी तलवार निकाली और सीधा संग्राम सिंह के ऊपर क्या कर दिया? वार। अब वो तलवार की नोक से तो बच गया, लेकिन बाकी वो तलवार के वार से तो बच गया, लेकिन तलवार के हुक से उसकी एक आंख फूट गई। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, उनमें से सबसे पहले घाव देने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? भाई साहब, जख्मी होने के बाद संग्राम सिंह आगे आगे प्राण बचा के भाग रहा है, इनके पीछे भाग रहे हैं ये दोनों भाई, और उनके पीछे भाग रही है चारण जाति की महिला, और कह रही है भगता रहना, रुकना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। क्यों भग रहा था पता है? क्यों भग रहा था? दक्षिणा दे के नहीं गए थे इनकी, वो सोच रहा था कहीं से पकड़ के लाए भाई। अरे भाई ऐसे थोड़ी बेचारी सुबह नादौर बैठी है, था हाथ देव वाले दक्षिणा दे जाऊं। ये भागा, और भागता भागता ये बंदा पहुंच जाता है कहां पर? अजमेर, करमचंद पंवार के कुटिया के पास। दोनों भाई चक्कर काट कूटर चले गया। ये संग्राम सिंह अब तो आने से रहा। इन दोनों भाइयों की नजर में संग्राम सिंह लापता था, पता तो था जिंदा है लेकिन लापता था, भाई आएगा था ही नहीं। अब रह गया मैटर कितने भाइयों का? प्रॉब्लम यह थी कि भाई साहब हमारे पर एक रियासत चलती थी जिसका एक राजा था देवड़ा सुल्तान। क्या नाम था? और देवड़ा सुल्तान की एक बेटी थी जिसका नाम था ताराबाई। उसकी रियासत के ऊपर भाई साहब दूसरे राजाओं ने आक्रमण करा और देवड़ा को यहां से निकाल दिया। ये बंदा निकलकर सीधा रायमल के पास आया और रायमल के महरों में रहने लगा। रायमल के दो बेटे थे, कुंवर पृथ्वीराज और जगमाल। सबसे पहला नजर पड़ गई उनकी भाई महलन में रह रही है, जाओगी कहां, बात तो करनी पड़ेगी ना। रोज बात करता था, ताराबाई से कहता था मैं शादी करना चाहता हूं, तेरे पापा से बात करनी, मेरे पापा से बात तू ही कर ले। इसके पापा से बात हुई तो इसके पापा ने कह दी कि भैया मैं मेरी बेटी की शादी तेरे साथ करवा दूंगा, लेकिन मैंने एक प्रण ले रखा है कि जो बंदा मेरी खोई हुई रियासत मुझे वापस दिला देगा, मैं मेरी बेटी की शादी तेरे से करवा दूंगा। जगमाल कर देंगे, क्या कौन सी शर्त हुई? छोरी कमारी रहा होगी भाई, तेरी कोई रियासत दिला नहीं पाया तो कमारी रहेगी छोरी। अब भाई साहब इसकी हट थी जगमाल की, और जगमाल शादी करना चाह रहा था किससे? ताराबाई से। और इसकी यही हट है ना, ये इसका मौत का क्या बनी थी? कारण। तो इसका जो मृत्यु हुई थी वो थी ताराबाई की हट, ये इसका मौत का क्या बनी? कारण। अंत में जाकर कुंवर पृथ्वीराज की रणनीतियों की वजह से इसे रियासत मिली और इसने अपनी बेटी ताराबाई का विवाह किससे करवा दिया? कुंवर पृथ्वी। इसकी एक बेटी और थी, किसके? रायमल के, जिसका नाम था आनंदीबाई। आंधीबाई बोलते हैं इसको, एबी आनंदीबाई। आनंदीबाई का विवाह हुआ था सिरोही के राजा जगमाल से, और जगमाल को उसको भी बनना था मेवाड़ का राजा। उसने आनंदीबाई से कहा कि देख, तेरा जो बड़ा ही बड़ा भाई है जो काम का था उसको तो ये बाहर खाना है, तेरा दूसरा भाई मारा गया, कभी ना कभी ये भी मारा जाएगा और मेवाड़ किसी दूसरे का दिन चल जाएगी। अगर तू चाहती है कि तू मेवाड़ और सिरोही दोनों जगह की मतलब क्या रहे, रानी रहे, तो एक ही तरीका है कि तू तेरे भाई को भी। आनंदीबाई वो लड़की थी जिसने अपने पति के कहने पर अपने भाई और भाभी को जहर देकर क्या उतारा था? मौत की घाट। तो पृथ्वीराज को मारने वाली आनंदीबाई, ठीक है। जगमाल का मरने का कारण ताराबाई, समझ गए होंगे। इसीलिए कहता हूं कभी किसी का पीछा मत करो, कहां कब टूट जाओगे कोई पता नहीं है किसी का। तीसरे हाँ कोई बात नहीं, वो चला जाता है। तीसरे नंबर पे संग्राम सिंह, और कोई ऑप्शन नहीं था इसके पास। रायमल ने मजबूर होकर के इसको 1509 में अपने पास मेवाड़ बुलाया और राय सिंह को यहाँ का क्या बना दिया? शासक। क्वेश्चन 4 ही पाम के, इतनी बड़ी खाएंगे। पिछले वाले पेज से ही देख लो, किसका शासनकाल? दोबारा जो काम का वही पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन पहले नंबर पर, रायमल का शासनकाल। कितनी पत्नियां? कितनी पत्नियां? पुत्र कितने? पुत्री कितनी? प्रिय पत्नी? कहां की राजकुमारी? पुत्री किसकी थी? कौन सी बावड़ी का निर्माण? मेवाड़ में सबसे पहले कृषि को प्रोत्साहन देने वाला कौन? कितने तालाबों का निर्माण करवाया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसके कितने पुत्र इंपॉर्टेंट थे जिनके बीच में उत्तराधिकारी क्या चला था? युद्ध। पहले नंबर पर कुंवर पृथ्वीराज को क्या बोलते हैं? कौन से दुर्ग में जन्म? रायमल का क्या था? बड़ा पुत्र। कितने खंभों की छतरी है? और इसकी पत्नी कौन थी? दूसरे नंबर का कौन है?
तीसरे नंबर का कौन है? इनका चाचा कौन था? जगमाल की मौत का कारण कौन थी? ताराबाई। और कुंवर पृथ्वीराज को जहर देकर मारने वाली कौन? और इन दोनों रास्तों का साफ हो जाने के बाद अगला राजा कौन बना? ये लाइन आपको क्या रखनी है? लिखा दूं? लिख दो। कुंभा का बड़ा पुत्र, महाराणा रायमल में लिख लो, कुंभा का बड़ा पुत्र था। कुंभा का बड़ा पुत्र था। इसके 11 पत्नियां 13 पुत्र थे। इसके 11 पत्नियां 13 पुत्र थे। इसके 11 पत्नियां 13 पुत्र थे। लिख लिया भाई? कितनी पत्नियां? 11 पत्नियां और कितने पुत्र? 13 पुत्र थे। एक लाइन और लिखो, इसकी प्रिय पत्नी श्रृंगार देवी थी। पूरी कहानी पीछे को लिखा चुका हूं श्रृंगार देवी की, अंडरलाइन करके एक ही लाइन लिखना, घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। बस श्रृंगार देवी को अंडरलाइन करके लिख लेना, घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी का? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। एक लाइन और लिखो, मेवाड़ में सर्वप्रथम कृषि को प्रोत्साहन देने वाला, मेवाड़ में सर्वप्रथम कृषि को प्रोत्साहन देने वाला, मेवाड़ में सर्वप्रथम कृषि को प्रोत्साहन देने वाला कृषि को प्रोत्साहन देने वाला शासक था। कृषि को प्रोत्साहन देने वाला शासक था। एक क्वेश्चन याद रखना, करंट भी आती है कि तुम्हारे? आती है ना? अगर यूक्रेन और रूस का अगर युद्ध नहीं रुका तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे महंगी चीज क्या होगी? क्या? तेल नहीं, बियर। 180 करोड़ टन जौ का उत्पादन करता है एक साल के अंदर रूस। ठीक है? अगर ये युद्ध नहीं रुका तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महंगी क्या होगी? वो बता रहा हूं, तुम भी सुन लेना। ठीक है ना भाई? स्टॉक कर लेंगे, लिख ले एक बार। कृषि को क्या दिया भाई? प्रोत्साहन दिया। नीचे की लाइन से लिखो, रुक जा, टेंशन मत ले, सब बताऊं। लिख लिया बेटा सबने? नीचे की लाइन से लिखना, इसने मेवाड़ में 3 तालाबों का निर्माण करवाया। इसने मेवाड़ में 3 तालाबों का निर्माण करवाया। कितने तालाबों का? 3 तालाबों का निर्माण करवाया। नंबर 1 राम, नंबर 2 शंकर, लिख लिया भाई? नंबर 3 समिया संकट, समिया संकट। लिख लिया बेटा? एक लाइन और लिखो कि इसके 3 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, या इसके 3 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। इसके 3 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। कितने पुत्रों के मध्य हुआ बेटा? 3 पुत्रों के मध्य। क्योंकि इनको बाद में तो कोई डिटेल लिखवाने की जरूरत नहीं, मैं यही बता देता हूं सारा काम। ठीक है ना? नंबर 1 पे लिखो कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज, अंडरलाइन कर लो इसको। और इसके नीचे लिखो रायमल का बड़ा पुत्र, लिख लिया? रायमल का क्या था? जन्म और लालन पालन कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। जन्म और लालन पालन कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। क्या क्या हुआ था बेटा? जन्म और लालन पालन कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। लिख लिया भाई? उपनाम उड़ना राजकुमार, उपनाम क्या था इसका? उड़ना राजकुमार। छतरी,
12 खंभों की, ब्रैकेट में लिख लेना कुंभलगढ़। कितने खंभों की है बेटा? 12 खंभे, पिलर। 12 खंभों की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। एक लाइन और लिखो, सांगा के शरीर पर घाव देने वाला पहला व्यक्ति, या फिर सांगा के शरीर पर पहला घाव देने वाला व्यक्ति। सांगा के शरीर पर पहला घाव देने वाला व्यक्ति कौन था मेरे भाई? लिख लिया? कौन था भाई? पृथ्वीराज। लिख लिया? पत्नी ताराबाई। इसकी याद में जब इसने अजमेर की दुर्ग की मरम्मत करवाई थी तो उसका नाम बदलकर इसने क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग। अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राल्टर, है कि नहीं? इस नामों से जानते हैं इसको। तो पत्नी कौन थी इसकी? ताराबाई। नीचे की लाइन से लिखो, आनंदीबाई ने पृथ्वीराज और ताराबाई को जहर देकर मारा। आनंदीबाई ने पृथ्वीराज और ताराबाई को जहर देकर मौत की घाट उतारा। बेटा, आनंदीबाई ने पृथ्वीराज और ताराबाई को जहर देकर मौत की घाट उतारा। लिख भी लिया? मौत की घाट। जो बोलू वही लिखोगे भाई। नंबर 2, कुंवर जगमाल। नंबर 2 पे क्या लिखोगे? कुंवर जगमाल। देखो बेटा, इसके 2 कारण हैं। गोपीनाथ शर्मा कहता है कि यह बंदा सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मारा गया, लेकिन राजस्थान साहित्य हमको बताता है कि यह बंदा ताराबाई की हट के कारण मारा गया। तो दोनों ही लिखा देता हूं। तो जगमाल में लिखो सबसे पहले साहित्य और उसके नीचे लिखो गोपीनाथ शर्मा। ऊपर नीचे लिख लो दोनों, साहित्य और उसके नीचे लिखो गोपीनाथ शर्मा। ठीक है बेटा? साहित्य में तीर का निशान लगा के लिखना, ताराबाई की हट की वजह से मृत्यु हुई, या फिर ताराबाई की हट मौत का कारण बनी। ताराबाई की हट मौत का कारण बनी। कहते हैं ना बेटा कि किसी चीज को पाने की लालसा और किसी चीज को ना मिलने की लालसा दोनों ही इंसान का मौत का कारण होती है। इसलिए तो कहते हैं कि ज्यादा खुशी और ज्यादा गम दोनों इंसान की मौत का रीजन बनती है। इसलिए ना तो ज्यादा खुशी होना है और ना ज्यादा गम लेना है। ऐसे आप लोगों की तरह रहो मस्त। ठीक है ना? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार लिखो, सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मारा गया। किससे भाई? सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मारा गया। तीसरे नंबर पे लिखो संग्राम सिंह। क्या लिखोगे भैया? संग्राम सिंह। अच्छा, साइड में से देख देख के लिख रहे हो क्या? तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे? संग्राम सिंह। लिख लिया बेटा? रायमल का सबसे योग्य पुत्र। जब राजा बना को सबसे योग्य बनेगा, ये अपना आप ही नाम दे देंगे आपको। रायमल का सबसे योग्य पुत्र। लिख लिया? 1509 में मेवाड़ का शासक बना। हाँ बेटा, 1509 में 1509 1509 में मेवाड़ का शासक बना। 1509 में मेवाड़ का क्या बन गया? अब हेडिंग में डाल लो महाराणा सांगा। 1509 से 1528। 1509 से 1528। और बाकी मुलाकात शाम को क्लास ले लिया करो, मेवाड़ चल रहा है। ऐसे नहीं कि हमको टाइम तो मिलता नहीं है सर। क्या गलती है ना? क्यों नहीं गलती? व्हाट्सएप पे जुड़े हुए या टेलीग्राम पे जुड़े हुए लिंक आता है।